Hello students, in today's video lesson we are starting another important topic on vectors, that is the condition for zero resultant vector. So first of all we need to understand what is the meaning of zero resultant vector. Zero resultant vector means if number of vectors acting on a point or a point object gives a resultant equal to null vector, then in that case we say that a condition of zero resultant vector is applied here. Okay, what is the condition for zero resultant vector? You will first of all you need to understand it. So the condition of zero resultant vector is when three vectors acting at a point object. Let me say आपके पास कोई point object था, उस point object के ऊपर three vectors are acting in such a way. ठीक है, तीन वेक्टर किसी के ऊपर लग रहे हैं. लेट मी से पहला है आपके पास ए वेक्टर, इट इज़ एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ओ पी. ठीक है, ये ओ पी के अलोंग एक्ट कर रहा है. वी हैव अनदर वेक्टर पी क्यू वेक्टर विच इज़ बी वेक्टर, एंड वी हैव ए थर्ड वेक्टर विच इज़ एक्टिंग अलोंग क्यू ओ वेक्टर. ठीक है, इफ़ दीज थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम ऑर्डर, लेट ओ क्यू ओ वेक्टर इज कॉल्ड सी वेक्टर. ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई. इफ़ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in same order. What is the meaning of taken in same order? आपने देखो इन सभी वेक्टर्स को टेल हेड और टेल हेड के ऑर्डर में ले रखा है. इसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर में वेक्टर्स को लेना. ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो. तो इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितने के बराबर आएगा, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा. और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम या ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो उस केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है. क्लियर है, ये है आपके पास. तो अगर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए point object at the same time in such a way that their magnitude and direction is represented by a triangle or the sides of a triangle such that these sides or these vectors are taken in same order, then the resultant comes out to be zero, and the object at which these three vectors are acting, that object is said to be in equilibrium. उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम में बोलेंगे. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी आपके पास कि अगर आप रेशियो ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द साइड, ठीक है, ओपी ले लेते हो, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट साइड आप ले लेते हो. लेट मी से पी क्यू वेक्टर है आपके पास इसकी साइड, और रेशियो ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट साइड इज क्यू ओ वेक्टर. तो आप क्यू ओ सॉरी, ठीक है, तो इन सभी का जो रेशियो है या ये सभी वेक्टर्स का रेशियो है वो किसके बराबर आएगा, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आएगा. ठीक है, और सिर्फ तीन वेक्टर ही नहीं, इफ़ वी हैव ए नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर टेकन और आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेरियस साइड्स ऑफ ए पॉलीगन. ठीक है, तो अगर आप एक वेक्टर ए वेक्टर इधर ले लेते हो, बी वेक्टर इधर ले लेते हो, लेट मी से सी वेक्टर आपने इधर ले लिया, डी वेक्टर आपने इधर ले लिया, ई वेक्टर आपने इधर ले लिया, और ऐसे आप वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेते जाओगे, तो लास्ट के अंदर जो आप वेक्टर को ज्वाइन करोगे तो भी जिस पॉइंट के ऊपर या जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वेक्टर लग रहे हैं उनका नेट रिजल्टेंट भी कितने के बराबर आएगा, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा. ठीक है, तो इस पॉलीगन पे भी आप बोल सकते हो द रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारे वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो एक कंडीशन है ये, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक थ्योरम है, उस थ्योरम को कहा जाता है लेमीज थ्योरम. ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लेमीज थ्योरम. नेक्स्ट है आपके पास लेमीज थ्योरम. ठीक है, क्या है लेमीज थ्योरम, देखो हम समझते हैं. लेमीज थ्योरम भी जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की तरह ये कंडीशन है. ठीक है, बट दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन फोर्स. ठीक है, तो आप डिफाइन करते हो थ्योरम के, हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, तो स्टेटमेंट आ जाएगी, लेमीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, देन each force is proportional to the side of
is force is proportional to the sine of angle between the other two forces. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे बोलते हैं, लेट वी से वी हैव ए पॉइंट O एंड द थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, एक लेट वी से ए वेक्टर है, ए फोर्स है, एक बी फोर्स है या बी वेक्टर बोल सकते हैं आप लोग. ठीक है, एंड वी हैव एन अनदर वेक्टर सी. all these forces or all these vectors are acting on O point. ठीक है, let the angle between B and C vector be alpha, angle between A and B vector be beta, and the angle between A and C vector is denoted by let me say gamma. से आपने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया. ठीक है, then the Lemi's theorem represent that states that कि if three forces acting at a point आर इक्विलिब्रियम, अगर ये तीनों फोर्स जो ओ पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, अगर ये तीनों फोर्स इस तरीके से इस ओ पॉइंट पे लग रहे हैं कि ये ओ पॉइंट पे रखा ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स. ठीक है, तो इनमें से एक फोर्स आपने ले लिया, लेट वी से ए वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रेस्ट ऑफ टू वेक्टर. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बीच में एंगल है यहाँ पे अल्फा, इसका साइन एंगल लेना है तो ये हो गया साइन अल्फा के बराबर. ठीक है, इन अनदर केस अगर आप बी वेक्टर लोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन रेस्ट ऑफ हो गया, तो आपने ये बी वेक्टर लिया. ठीक है, अगर आप ये बी वेक्टर ले रहे हो तो इधर वाला एंगल आप, ये वाला एंगल आप बीटा कंसिडर कर लेते हो. ठीक है, इसको आप बीटा बोल दो. ठीक है, और अगर आप सी वेक्टर ले रहे हो तो क्या बोलोगे, इसको आप गामा बोल दो. तो ये बी वेक्टर लिया तो रेस्ट ऑफ टू आर्म्स भर के उनके बीच के अंदर एंगल हो गया बीटा, उसका साइन एंगल ले लें. सिमिलरली आपको अगर थर्ड फोर्स लिया सी फोर्स, तो इट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रेस्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो आ जाएगा आपके पास साइन गामा के बराबर. ठीक है, इन सभी को आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेट वी से आप इसको लिख देते हो ए इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम ऑफ साइन एल्फा. ठीक है, इसको आप लिख देते हो बी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ साइन बीटा. ओके, एंड दिस वन इज रिटन एज सी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ साइन गामा के बराबर. ठीक है, अगर इन सभी के अंदर k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है c बाई साइन गामा के बराबर. ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू आएगी b बाई साइन बीटा के बराबर. क्लियर है, और यहाँ से आपकी k की वैल्यू आएगी a बाई साइन अल्फा के बराबर. ठीक है, क्योंकि सब के अंदर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपने k लिया है, तो यू मे राइट इट एज a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा विच इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा. ठीक है, विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा. ये सारे किसके, ये क्या होंगे, के के बराबर होंगे, या इन सभी का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा. इसको हम बोलते हैं लेमीज थ्योरम. ठीक है, तो लेमीज थ्योरम के ऊपर हम एक, इस थ्योरम को मैं एज इट इज रखता हूँ और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसिडर करता हूँ. वो लेमीज थ्योरम के ऊपर भी हो सकती है और जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर भी हो सकती है वो थ्योरम. ठीक है, तो लेट मी से मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ. देखो इन दोनों को, इसके एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, देखो, determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kilogram suspended by a string until the string makes an angle of 30 degree. देखो क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग है, उसके मास कुछ सस्पेंड कर रखा था ऐसे. ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर. यहाँ मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, एक ओ पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिजिड, रिजिड का मतलब फिक्स है. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ए मास ऑफ 0.03 किलोग्राम इज सस्पेंडेड. इस स्ट्रिंग के ऊपर आपने 0.03 किलोग्राम का एक मास है ना, वो सस्पेंड कर रखा है. क्लियर है, इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग. ठीक है, और इस स्ट्रिंग के ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो. उस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से लेट वी से दिस मास इज डिस्प्लेस्ड हियर, ये मास है ना यहाँ डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ आ जाता है. ठीक है, सच दैट इस मास को वो हॉरिजॉन्टल फोर्स तब तक डिस्प्लेस करता जाता है तब तक ये मास अपने वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल नहीं बना ले. तो ये एंगल दे रखा है साइन 30 डिग्री के बराबर. क्लियर है, ओके. आपको निकालना क्या है, फाइनली मास यहाँ पहुँच गया, इस पोजीशन पे पहुँच गया मास आपका. ठीक है, वो एम मास के, या जो भी एम मास आपने 0.03 किलोग्राम का बॉब है या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, उसको डिस्प्लेस किया, तो दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर पहुँच गया है. ठीक है, ओके. यहाँ पहुँचने के बाद दिस ऑब्जेक्ट कम्स इन इक्विलिब्रियम, ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए
an object comes in equilibrium when the net resultant force, their net force is acting on the object and their resultant is equal to 0. उनका resultant किसके बराबर है? 0 के बराबर. तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा when this point object is displaced from A to B point, जब इसको आपने A से B point पे displace कर दिया तो इस बी पॉइंट पे जाने के बाद कितने फोर्स लग रहे हैं? तो फर्स्ट फोर्स है इस मास की वजह से और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का वेट विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट को mg से लिखते हैं, आपको 9th क्लास में सिखाया है, ठीक है. फिर आपने इस मास को ए से बी पॉइंट पे डिस्प्लेस करने में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, उस फोर्स को मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है. और जब ये स्ट्रिंग थी आपके पास, दिस इज स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हम लोग मासलेस लेके चल रहे हैं, ठीक है. जब ए से बी पॉइंट पे डिस्प्लेस किया तो स्ट्रिंग के अंदर भी क्या आ जाएगा? एक स्ट्रेच आ जाएगा एंड स्ट्रेच इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंशन फोर्स बोलते हैं. तो इस बी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं. वेट which is acting in downward direction, force which is acting in right direction and tension is acting in upward direction at an angle of 30 degree with the vertical. vertical के साथ 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है. ओके, तो यहाँ आप लोग क्या लगाओगे? यहाँ आप जीरो रिजल्टेंट का फोर्स भी लग जाएगा और लेमीज थ्योरम भी लग जाएगी, ठीक है. चलो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट मैं बी पॉइंट से इस पॉइंट इसके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. तो लेट वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पॉइंट टू द लेट वी से ओ ए लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. लेट वो सी पॉइंट के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है. अब आपको अगर कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है? लेमीज थ्योरम अप्लाई करनी है तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा चाहिए, ठीक है. और अगर आपको सिंपल जीरो कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर अप्लाई करनी है तो सिंपल जो फोर्स है, तो जैसे यहाँ पे एफ फोर्स था आपका, तो एफ फोर्स की साइड डिवाइडेड बाय साइड कर दो, तो साइड एफ फोर्स को कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है? बीसी साइड रिप्रेजेंट कर रही है. इट इज इक्वल टू, ठीक है. mg कैसे लग रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में साइड होगी आपकी सी से ओ पॉइंट वाली होगी. इट इज इक्वल टू एक फोर्स है आपके पास टेंशन विच इज एक्टिंग इन ओब्लिक डायरेक्शन, वो तिरछी लग रहा है तो यही इसकी साइड हो जाएगी. तो इसकी साइड हो जाएगी आपके पास BO वेक्टर के बराबर, ठीक है. ये सारे आपके पास हो गए टेंशन डिवाइडेड बाय BO हो गई, ठीक है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो F की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको mg को एज इट इज रख लेता हूँ, ठीक है. और इस BC को ऊपर ले जाता हूँ तो BC डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपका? ये CO बन जाएगा. इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल OCB, ठीक है, इन ट्राइंगल OCB राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास OCB. इस ट्राइंगल के अंदर BC डिवाइडेड बाय CO कर दिया तो BC इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय CO इस ट्राइंगल का बेस है, तो BC डिवाइडेड बाय CO हो जाएगा आपके पास tan थीटा के बराबर. tan थीटा गिवन आपके पास 30 डिग्री, ठीक है. तो mg को मैं एज इट इज रख लेता हूँ इनटू BC डिवाइडेड बाय CO की जगह मैं tan थीटा डिग्री पुट कर देता हूँ, tan 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है. mg की वैल्यू आपको पता है, m का मतलब है मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो गिवन है 0.03 किलोग्राम के बराबर, ठीक है. लेट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज 9.8, आपको पता गया था तो 9.8 ले लिया. 10 भी ले सकते हो आप लोग अगर कुछ गिवन नहीं है तो, ठीक है. और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 के बराबर होती है, ठीक है. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स विच डिस्प्लेस दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ 0.03 किलोग्राम from A point to the B point such that the whole system comes in equilibrium, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितने के बराबर? 0 किलोग्राम फोर्स में न्यूटन में अगर आप आंसर निकालते हो तो 0.1693 न्यूटन के बराबर आएगा. आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है. तो यहाँ तक आपको निकाल के दिखाना था, ठीक है. तो यहाँ पे आपने कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर यूज किया है, ठीक है. ओके स्टूडेंट, तो अब तक आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए आपने 2 रूल पढ़े थे. एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था. तो उस एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो डिस्कस कर रहा हूँ पहले मैं. तो फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ वेक्टर के रिगार्डिंग, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोंग कैन बी एडिड, ठीक है. तो मीनिंग क्या है कि ओनली सेम नेचर वेक्टर्स आर एडिड. इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? इसका मीनिंग क्या है आपका कि मीनिंग ये है इसका कि अगर आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हो तो सिर्फ सेम नेचर के वेक्टर्स को आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल
ए फोर्स वेक्टर कैन बी एडिड इन द फोर्स वेक्टर ओनली। ठीक है, हम सिर्फ फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी एडिड इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओनली। ठीक है, वी कैन नॉट ऐड ए फोर्स वेक्टर इन ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फोर्स वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट दैट वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोंग कैन बी एडिड। ठीक है, मीनिंग जिन वेक्टर्स की नेचर सेम होता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी के अंदर ऐड किया जाएगा, फोर्स वेक्टर को फोर्स में ऐड किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऐड किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, वेक्टर का जब भी हम एडिशन करते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि जब हम लोग ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर कम्स आउट टू बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए वेक्टर, और इन अदर वर्ड्स यू मे से द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए वेक्टर। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, थर्ड, वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, ओबे करता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, when a vector is added in b plus c vector। ठीक है, अगर आप रिजल्टेंट ऑफ b plus c वेक्टर के अंदर a वेक्टर को ऐड करोगे, it comes out to be same when we added the resultant of a plus b vector in c vector। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। ठीक है, वेक्टर का एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। और इन दोनों स्टेटमेंट को बराबर रखते हुए आप ये भी बोल सकते हो कि सम ऑफ द वेक्टर रिमेन सेम इन वट एवर ग्रुपिंग दे आर एडेड। ठीक है, वेक्टर्स का सम होता है वो सेम रहता है, चाहे वो वेक्टर b प्लस सी ऐड करके उसके अंदर a वेक्टर ऐड करो आप, या a प्लस बी वेक्टर को ऐड करके उसमें c वेक्टर ऐड करो। ठीक है, सम ऑफ वेक्टर रिमेन सेम इन वट एवर ग्रुपिंग दे आर एडिड। तो ये सिंपल फैक्ट है वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, जो ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड होगी। देखो, ठीक है, क्या है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज। ठीक है, क्या गिव रखा है, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट। ठीक है, दो फोर्स हैं, ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन। ठीक है, कि आपके पास दो वेक्टर्स थे, लेट वी से एक ए वेक्टर था आपके पास, एक बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर से ग्रेटेस्ट वेक्टर तब निकलेगा व्हेन द एडिशन ऑफ दीज वेक्टर इज डन। ठीक है, जब आप ए प्लस बी वेक्टर कर दोगे। ठीक है, वो गिवन है आपके पास 10 न्यूटन के बराबर। और इन दोनों वेक्टर्स का लिस्ट रिजल्टेंट तब आएगा व्हेन दीज टू वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करोगे तो लिस्ट वेक्टर आएगा, वो गिवन है 6 न्यूटन के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ ईच वेक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। सबसे पहले तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी वेक्टर का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो ए वेक्टर आ गया आपके पास कितने के बराबर, 8 न्यूटन के बराबर। सिमिलरली यहाँ से आप बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो ए वेक्टर की वैल्यू, एक फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर आपको बी वेक्टर निकालना है तो 10 माइनस ए वेक्टर हो जाएगा 8 न्यूटन, दैट इज 2 न्यूटन आपके पास बी वेक्टर आ गया। तो ए और प्लस ए और बी वेक्टर आ गया आपके पास। अब क्या है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप 3 न्यूटन से क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। तो ठीक है, मैं ए वेक्टर के अंदर भी 3 न्यूटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और बी वेक्टर के अंदर भी मैंने 3 न्यूटन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये बन गया 11 न्यूटन और ये बन गया आपके पास 5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो फिर क्या पूछ रहा है, इफ each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 degree with each other। तो नए फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, तो इस ए और बी वेक्टर, इसको ए डैश वेक्टर और ए बी डैश वेक्टर बोल देते हैं। तो आपके पास ए डैश वेक्टर आ गया आप 11 न्यूटन के बराबर, बी डैश वेक्टर आ गया आपके पास 5 न्यूटन के बराबर। इफ दीज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो अब आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो अब आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अंडर द रूट एज इट इज रहेगा आपके पास ए डैश बी डैश है, तो एक डैश बी डैश कर दिया। ए डैश वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा 11 का स्क्वायर, बी डैश वेक्टर का आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
A डैश वेक्टर गिवन है 11 न्यूटन, B डैश वेक्टर गिवन है 5 न्यूटन और इन दोनों के बीच में एंगल गिवन है cos 90 के बराबर। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इन दोनों वेक्टर का आपके पास 121 प्लस आपके पास हो जाएगा 25 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 146 अंडर द रूट न्यूटन के बराबर। इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ऑलमोस्ट इक्वल टू 12.1 न्यूटन के बराबर आएगा। दिस वुड बी द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा आपका नया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कर लेना सोल्व। ठीक है, तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।